सीन शिफ्ट होता है महल में, जहां फेलिक्स क्लॉड को बताता है कि महाराज, किसानों ने अचानक से बहुत सारे जादूगर मांगे हैं। दरअसल हर साल फसल के कटाई के समय बहुत से जादुई मॉन्स्टर निकल आते हैं और पूरा लूट मार मचाते हैं। क्लॉड कहता है जादूगरों को इकट्ठा करके रिइंफोर्समेंट के दल बनाओ। इधर एथी कहती है क्या कहा तुमने? वो सारे पैसे जो हमने मार्केट में खर्च किए तुम्हारे जादू से बने थे। लूकस कहता है हाँ ये देखो, मेरे लिए ये इतना आसान है। तुम एक नंबर के धोखेबाज मक्कार हो। सोचो अगर इस चीज के लिए हमें जेल हो जाए तो। लूकस कहता है ठीक है, हम उन्हें जाके असली पैसे दे आएंगे। एथी पूछती है अच्छा, और तुम असली पैसे कहाँ से लाओगे? तुम्हारा यूट्यूब चैनल है क्या? लूकस कहता है तुम राजकुमारी किस लिए हो? सिर्फ मुझ पे चिल्लाने के लिए? तुम्हें क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं करी होगी? पर मेरे सारे ज्वेलरी पे शाही मार्क हैं, उन्हें मैं बेच नहीं सकती डफर। तभी फेलिक्स कमरे में आता है और मिठाइयाँ देता है जो क्लॉड ने उसके लिए भेजी थी। एथी पूछती है पापा क्यों नहीं आए? फेलिक्स बताता है कि दरअसल फसल के मौसम नजदीक आने पर उन्हें काफी जादूगर चाहिए होते हैं जो जादुई मॉन्स्टर से बचा सके फसलों को, और महाराज उधर ही बिजी हैं। पर तब तक आप कोई भी समस्या मुझसे बता सकती हैं। एथी की आंखें चमक उठती हैं और वो मौका देख करके सिक्कों वाली बात बताती है, और ऐसे वो फिर जिन जिन से सामान लिए थे उन्हें असली सिक्के दे आती है, और उसकी ईमानदारी देख करके कोई बुरा भी नहीं मानता। महल लौट कर देखती है कि जो कुछ फेलिक्स ने दिया था वो सब तो उधार चुकाने में ही चला गया। लूकस को फिर से डांटना शुरू करती है कि जाके कोई काम धाम क्यों नहीं करता कि 4 असली पैसे आए। लूकस कहता है कि तुम्हारा ऊपर का माला खाली है क्या? मैं जादूगर हूँ, मजदूर नहीं। एथी गुस्से से निकलती है कि हाँ, इससे तो कुछ बोलना भी बेकार है, मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा। तभी उसे याद आता है कि फसल के लिए जादूगर भर्ती हो रहे हैं। वो फेलिक्स को बताती है और पूछती है कि क्या उसे इस चीज के पैसे मिलेंगे और क्या इससे पापा का बोझ हल्का होगा। उसे नहीं पता होता कि इजाजत मिलेगी या नहीं, लेकिन फेलिक्स कहता है कि मदद मिले तो उसे खुशी होगी। क्लॉड कहता है नहीं, तुम जाके अपनी टी पार्टी को बेहतर बनाने पे ध्यान दो। एथी जिद करती है, उसे याद दिलाती है कि मैं राजकुमारी हूँ ना, तो मेरा फर्ज है कि नहीं आपके और प्रजा के लिए भी कुछ करने का। थोड़ा इमोशनल ब्लैकमेल करके पूछती है या कहीं आप मुझे इस काबिल ही नहीं समझते। फेलिक्स कहता है कि ऐसा नहीं है, आप में बहुत क्षमता है और ये लोगों के लिए अपना प्यार दिखाने का परफेक्ट मौका भी होगा। कुछ देर सोचने के बाद क्लॉड उसे जाने देता है, लेकिन कुछ शर्तें रखता है। पहली कि वो फेलिक्स के आदेश मानेगी और वही तय करेगा कि वो कहाँ जाएगी। उसे ओंग जाने का मिशन मिलता है। ये नाम सुन करके एथी पूछती है ये वही जगह नहीं है जहाँ उसकी माँ पैदा हुई थी? दूसरा शर्त वो ये रखता है कि वो रोज की रिपोर्ट उसे भेजेगी, और फिर सब विदा लेते हैं। रात को एथी अपनी जादुई थैली में चीजें रख रही होती है। लूकस पूछता है कि कहीं जा रही हो क्या? एथी कहती है तुमसे मतलब, और खुशी मना रही होती है कि आखिरकार डांटो और तुम्हारी मजाक से मुझे छुटकारा जो मिलेगा। लूकस कहता है कि दरअसल मैं आज रात ही निकल रहा था। ये सुन करके एथी अचानक से गिरने वाली होती है, जिसे लूकस संभाल लेता है। एथी पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे? लूकस बालकनी के पास जाकर आसमान देखते हुए कहता है कि मुझे एक प्रॉब्लम सुलझानी है। कंफ्यूज होकर के एथी पूछती है कि कुछ हुआ है क्या? लूकस को शहर में ब्लैक मैजिक वाले इंसिडेंट याद आती है, लेकिन कहता है कि अभी नहीं बता सकता। ऐसे पूछती है और कब वापस आओगे? लूकस कहता है कुछ कह नहीं सकता। हाँ, इतना ध्यान रखना कि जब तक वो नहीं हो तब तक जेनेट से ज्यादा पास न जाए। एथी पूछती है कि क्या उसे डर है कि उसके बिना उसकी जादू आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी? लूकस कहता है हाँ, इसलिए तो तुम उदास लग रही हो। एथी कहती है नहीं, बस वो उसकी चिंता करती है क्योंकि वो उसका दोस्त है। ये सुनकर लूकस की बोलती बंद हो जाती है। एथी भी कुछ और कहने वाली होती है पर खामोश हो जाती है। आखिर में कहती है कि अपना प्रॉब्लम सॉल्व करके जल्दी वापस आना। लूकस जाते हुए अपने पास्ट में किसी की बात याद करता है कि तुम कुछ भी लेकर पैदा नहीं हुए और बिना कुछ के ही मरोगे। ये याद आते ही वो अपना चेस्ट पकड़ हंसते हुए कहता है कि मुझे किसी ने दोस्त समझा है। अपने असली फॉर्म में आते हुए वो फिर एथी से विदा लेता है। अगली सुबह एथी अपने कैरेज में सफर पर होती है। उसे खोया हुआ देख करके फेलिक्स पूछता है क्या बात है? वो कहती है कि नहीं, बस सही से सो नहीं पाई। तब वो एक रोशनी देखती है जो गाँव को घेर रही होती है। फेलिक्स समझाता है कि फसल के दौरान जादुई जानवर खाना चुराने आते हैं, इसलिए खेतों में जादुई बैरियर्स लगाए जाते हैं। एथी पूछती है क्या इसी वजह से इतने जादूगर चाहिए? फेलिक्स कहता है हाँ, इस साल किसी वजह से जानवरों की गिनती अनयूजुअल है। पहुंचकर काउंट कैरी उनका स्वागत करता है और फॉर्मेलिटीज छोड़ करके बताता है कि इस साल जानवर ज्यादा हिंसक हो गए हैं। फेलिक्स बताता है कि इसलिए तो वो मदद करने आए हैं और उस जादूगर को इंट्रोड्यूस करता है जो उनकी मदद करेगी। कैरी राजकुमारी को देख करके कहता है कि ये जगह खतरनाक है, और तभी मॉन्स्टर्स बैरियर तोड़ने की कोशिश करते हैं। जादूगर पूरी कोशिश
कोशिश करते हैं लेकिन जानवर बैरियर पार करके आ जाते हैं। कैरी राजकुमारी की तरफ देखता है, उससे पहले ही वो आगे आती है, बाकियों से डिफेंस संभालने को कहती है और खुद अटैक करती है। एक स्पेल चैंट करके सब मॉन्स्टर को खत्म कर दी थी। रात को सब अच्छी फसल की खुशी में जश्न मनाते हैं। एथी भी फेलिक्स को खुशी खुशी बताती है कि उसे अपनी मेहनत की पगार मिल गई। फिर वो फेलिक्स से ली अपनी उधार वापस करती है और कहती है प्लीज इसे रख लो। तभी कैरी आता है और अपनी बदतमीजी के लिए माफी मांगता है। वो कहता है कि उसे आइडिया नहीं था कि उसकी मैजिक इतनी पावरफुल है, इसलिए अपनी बात वापस लेता है। एथी बोलती है कि कोई बात नहीं और मुझे तो खुशी है कि मैं काम आ सकी। कैरी कहता है कि आप बिल्कुल अपनी माँ जैसी दिखती हैं और पूछता है कि क्या उन्हें जानती थी। कैरी बताता है कि कई साल पहले ब्लैक मैजिक के कारण एटेनेसियस नाम के बूढ़े किंग की वजह से दुनिया बर्बाद होने वाली थी। खेती खत्म हो गई थी और इतिहास की सबसे बड़ी भूखमरी पड़ गई, लेकिन उस टाइम प्रिंस क्लॉड की मदद से लोग बच पाए थे। वो बताता है कि कैसे क्लॉड और इम्प्रेस डियाना इसी जगह मिले थे। डियाना लोगों का इलाज कर रही थी और एक रात हार्वेस्ट फेस्टिवल में जब डियाना डांस कर रही थी, क्लॉड उसके पास आया। कैरी कहता है कि उस दिन क्लॉड सिर्फ खाना ही नहीं लाया था बल्कि जादुई मॉन्स्टर से लड़ करके देश को बचाया भी था। क्लॉड और डियाना की हीलिंग मैजिक से बहुत लोग जिंदा बच गए, लेकिन जब तक ब्लैक मैजिक जिंदा रहती भूख और बीमारी चलती रहती। इसलिए देश को बचाने के लिए प्रिंस क्लॉड ने इविल किंग एटेनेसियस को हरा दिया। तब ओवेलिया एम्पायर ब्लैक मैजिक से फ्री हो गया और सबने चैन की सांस ली। इमोशंस के साथ कैरी कहता है कि सब कुछ एथी के पेरेंट्स की वजह से पॉसिबल हुआ। वो कहता है कि ये काफी अजीब है कि 16 साल बाद उनकी बेटी ने फिर से उन लोगों की रक्षा की है। मुस्कुराते हुए बोलता है कि उसके माँ बाप तो उसे देख के जरूर प्राउड होंगे। सीन चेंज होता है और वही सस्पिशियस आदमी दिखाई देता है जो एथी के रिबन को ब्लैक मैजिक से लपेट कर कहता है कि अपनी शांति का मजा ले लो क्योंकि असली सरप्राइज तो अभी आने वाली है। दूसरी तरफ लूकस जंगल के बीच होता है और फाइनली ब्लैक मैजिक का सोर्स ढूंढ लेता है। इधर अगले दिन एथी शोर से उठ जाती है और पूछती है आज कुछ स्पेशल है क्या। मेड बताती हैं कि आज ऑटम हार्वेस्ट फेस्टिवल है और पूछती है कि क्या बाहर जाना चाहेंगी। सब लोग फेस्टिवल की प्रिपरेशन में लगे होते हैं। एथी देखती है कि सब बहुत एक्साइटेड हैं। तभी कैरी आता है और बताता है कि कोई इनसे मिलने आया है। वो देखती है कि उसके पापा आ गए हैं और जाके गले लग जाती है। क्लॉड पूछता है कि क्या उसने जाने से पहले कुछ प्रॉमिस नहीं किया था कि रोज लेटर्स लिखेगी। एथी को अब समझ नहीं आता कि क्या बोले क्योंकि वो तो बिल्कुल भूल ही गई थी इस बारे में और इल्जाम लगाने के लिए तो बेचारा लूकस भी यहाँ पे नहीं है। टॉपिक चेंज करने के लिए पूछती है वैसे आप यहाँ क्यों आए हैं। फेलिक्स बताता है कि हार्वेस्ट फेस्टिवल के लिए आए हैं क्योंकि इम्पेरर मैजिक फाउंटेन पर रिचुअल करता है और इस बार आप भी साथ होंगे। सबके सामने कैरी अनाउंस करता है कि आज ऑग डिस्ट्रिक्ट इम्पेरर और प्रिंसेस का स्वागत करता है जो सीक्रेट फ्लेम रिचुअल करेंगे। उन्हें साल की पहली गेहूं की बाली दी जाती है जो प्रचुर मात्रा और उम्मीद का प्रतीक होता है। दोनों से कहा जाता है कि इसे मैजिक फाउंटेन को ऑफर करें ताकि रोशनी कभी बुझे नहीं। एथी बाली पकड़ लेती है और फील करती है कि लोग इन रिचुअल्स पर कितना भरोसा जताते हैं। बाद में वो कैरेज में होते हैं। क्लॉड नोटिस करता है कि एथी ने वही रिबन पहना है जो उसने गिफ्ट दिया था और कहता है कि ये उस पर बहुत अच्छा लग रहा है। कैरी बताता है कि महाराज हम सीक्रेट एरिया पहुंच गए हैं और आगे पैदल जाना होगा। सीन चेंज होता है और लूकस अपने टावर में होता है। वो कहता है कि ब्लैक मैजिक ही उसे यहाँ तक ले आई है। गुस्से में वो उस आदमी को याद करता है जो बिना उसकी परमिशन के यहाँ आया था। उसके मिरर में दिख जाता है कि ब्लैक मैजिक बुक ही इस सब के पीछे है। तभी वो एथी को उसके पापा के साथ देख लेता है और शॉक्ड हो जाता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। एथी अपने पापा से पूछती है कि क्या मैजिक फाउंटेन सच में विजार्ड टावर के नीचे है। क्लॉड हाँ बोलता है और कहता है कि इसी वजह से पावरफुल मेजेस पीढ़ियों से इसकी रक्षा करते आए हैं। ये सुनकर एथी को लूकस याद आता है जो हमेशा खुद को ग्रेट मेज बोलता था। सोचती है कि क्या असल में वही विजार्ड टावर का प्रोटेक्टर है। नहीं वो तो एक नंबर का आलसी है। आगे जाकर के एथी लेजेंडरी फाउंटेन देखती है। बीच में खड़ा एक बड़ा गोल्डन ट्री। चलते हुए उसे अपने सीने में अजीब सा प्रेशर फील होता है। क्लॉड कहता है कि ये फाउंटेन की पावर है, उस मैजिक का सोर्स जो सब जिंदा चीजों को जोड़ता है और सिर्फ सच्ची प्रेयर्स का जवाब देता है। क्लॉड आगे जाके ट्री से बात करता है और खुद को ओबेलिया का इम्पेरर बता करके थैंक यू बोलता है। फिर एथी को आगे जाने को कहता है। ट्री उसकी एनर्जी एक्सेप्ट कर लेता है और एथी खुश हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो पलट कर जाने बढ़ती है तभी रिबन एक्टिवेट हो जाता है और ब्लैक मैजिक की धुआं छोड़ देता है जिससे एथी बेहोश हो जाती है। होश आने पर वो पानी के नीचे होती है और डूबने वाली होती है। ड्रीम लोटस उसे खींच रहे होते हैं। क्लॉड उसे एक बबल देता है ताकि वो सांस ले सके। वो उसे ऊपर ले जाने की कोशिश करता है लेकिन प्लांट्स अटैक कर देते हैं। उसे बचाने के लिए वो एथी को धक्का देता है ताकि वो बच जाए और खुद उसके चपेट में चला जाता है। एथी को होश आता है और वो खुद को लूकस की बाहों में पाती है। वो पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। लूकस बोलता है कि वो खतरे में थी। वो बताता है
है कि रिबन के साथ छेड़छाड़ की गई थी। एथी अपने पापा के बारे में पूछती है तो लूकस कहता है कि वो अपनी ही बैरियर के अंदर सो रहे हैं। एनर्जी स्फीयर देख करके एथी उन्हें जगाने की जिद करती है। लूकस समझाता है कि सिर्फ वही लोग अंदर जा सकते हैं जिन पर क्लॉड भरोसा करता है और अगर फोर्सफुली कोई गया तो कुछ भी हो सकता है। एथी को यहाँ याद आता है कि फेलिक्स ने एक बार बताया था कि ये बैरियर सिर्फ वो और लेडी डियाना क्रॉस कर सकती हैं, इसलिए वो कहती है कि वो खुद जाएगी। लूकस वार्न करता है कि ये बहुत रिस्की है क्योंकि फाउंटेन उसे आउटसाइडर समझ करके प्यूरिफाई कर रही है और अगर वो उन्हें उठाने में फेल हो गई तो दोनों हमेशा हमेशा के लिए गायब हो सकते हैं। फिर भी एथी बोलती है कि उसके पापा ही उसकी पूरी दुनिया है और वो उन्हें बचाना चाहती है चाहे उसके साथ कुछ भी हो। वो लूकस से अपनी पावर देने को कहती है। पहले लूकस मना करता है पर उसकी डिटर्मिनेशन देख करके मान जाता है। वो बोलता है कि प्रोटेक्शन मैजिक ज्यादा देर तक नहीं चलेगी और उसे टाइम से पहले वापस आना होगा। एथी क्लॉड की कॉन्शियसनेस में एंटर करती है। लूकस बोलता है कि वो उसे उसकी सबसे गहरी मेमोरीज तक ले जाएगा, सिर्फ वहीं से एक चांस है जगाने का। वहाँ एथी अपनी माँ की यादें देखती है जब उसके पेरेंट्स मिले थे। तब क्लॉड ने डियाना को डांस करते देखा था और फिर उन दोनों के सारे खुशहाल वाले पल सामने आने लगते हैं। एथी सोचती है कि उसके पापा ने कभी इन चीजों के बारे में बात क्यों नहीं की जबकि उनके पास इतनी सारी अच्छी यादें हैं। तब उसे एक याद दिखती है लेकिन उसमें आवाज क्लियर नहीं होती। ये उस वक्त की याद होती है जब वो अपनी माँ के पेट में थी। डॉक्टर्स क्लियरली कह रहे थे कि अगर बच्चा पैदा हुआ तो डियाना मर जाएगी। फिर भी डियाना ने डिसाइड किया कि वो एथी को जन्म देगी। कंफ्यूज होकर के एथेनेसिया आगे बढ़ती है और अपनी माँ के जिंदगी के आखिरी पलों की यादें देखती है। यहीं क्लॉड का पर्सपेक्टिव भी दिखाया जाता है। रानी डियाना के मौत के वक्त क्लॉड ने बहुत ज्यादा दर्द सहा। इस दर्द के बाद उसने खुद को पूरी दुनिया से अलग कर लिया। एथी उस पावर का ओवरफ्लो फील करती है। लूकस उसे बताता है कि वो उसकी कॉन्शियसनेस के कोड के काफी पास पहुंच चुकी है और जल्दी से उसे जगाने को कहता है। एथी इधर अलग अलग यादों के बीच से गुजरती है और सुनती है कि कैसे उसके पापा अपनी मरी हुई बीवी की सारी चीजें जला देने का ऑर्डर देते हैं। अचानक वो उस पल में पहुंच जाती है जब क्लॉड अपनी इमोशंस को कम्प्लीटली बंद कर लेता है और अपना दिल सील कर लिया था। एथी उसे रोकना चाहती है लेकिन जैसे ही वो पास जाती है वो जगह टूट जाती है और वो सीधा एक अंधेरे फिगर में गिर जाती है। वहाँ वो अपने सिर्फ पापा के थॉट सुन पाती है। क्लॉड के लिए दुनिया सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट हो चुकी होती है, बोरिंग, थकी हुई और बेकार। उसे लगता है कि शायद उसे हमेशा ऐसे ही जीना होगा। एथी बाहर से सब देखती रहती है। क्लॉड को बिल्कुल अकेला पा करके वो जोर जोर से चिल्लाती है कि ये सच नहीं है। वो बैरियर तोड़ने की पूरी कोशिश करती है और उससे आंखें खोलने के लिए भीख मांगती है। तब एथेनेसिया को समझ आता है कि उसके सपनों में उसके पापा की इमेज इतनी कोल्ड क्यों होती थी। वो अपने मैजिक से बैरियर तोड़ने की कोशिश करती है लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। बाहर से लूकस दोनों को हाथ पकड़े हुए देखता है और जितनी मदद कर सकता है करता है। एथी अपने पापा तक पहुंचने की कोशिश करती रहती है। तभी उसकी एक दूसरी वर्जन उससे बात करती है। वो पूछती है कि क्या उसे एहसास हुआ कि जिसे वो बचाना चाहती है उसने कभी उससे प्यार ही नहीं किया। वो कहती है कि बैरियर उसके पापा के दिल से भी ज्यादा सख्त है और उसने उसके सपने भी देखे हैं। एथी पूछती है कि वो कौन है। वो जवाब देती है कि मैं तुम ही हूँ और उसकी पिछली जिंदगी की यादें दिखाती है। उस जिंदगी में एथेनेसिया महल में बहुत अकेली होती थी। बाहर सब लोगों को खुश देख करके वो भी बाहर जाने का डिसाइड करती है। उस दिन डेब्यूटेंट्स का फंक्शन होता है। जब एथी वहाँ पहुँचती है तो वो अपने पापा को देखती है। एक गार्ड उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है। तब फेलिक्स आकर के बताता है कि ये राजकुमारी है और उसे बाइज्जत महल ले जाने को कहता है क्योंकि 14 साल से पहले अटेंड करना मना होता है। ये पहली बार होता है जब एथी अपने पापा को देखती है और आखिरी बार जब वो उस पर दया करते हैं। एथी अपने पापा से एक शब्द सुनना चाहती थी लेकिन वो उसे देख तक नहीं पाते। वो खुद को समझा लेती है कि शायद वो बिजी हैं। उसे लगता है कि एक दिन उसका भी डेब्यू होगा और सब फिर से सेलिब्रेशन के लिए आएंगे। ओबेलिया के प्रिंसेस को देख करके सब इम्प्रेस्ड होंगे लेकिन उस दिन कोई और उसकी जगह ले लेता है। गेस्ट उस लड़की की खूबसूरती और एलिगेंस की तारीफ करते हैं और एथी को पूरी तरह इग्नोर किया जाता है। एक और याद में क्लॉड उससे बुक वापस कर लेता है और कहता है कि उसे मैजिक सीखने की जरूरत नहीं क्योंकि उसके पास माना नहीं है। इस वजह से कई लोग उसे क्रिटिसाइज करते हैं, सिर्फ मैजिक यूज ना कर पाने के लिए नहीं बल्कि डांसर की बेटी होने की वजह से भी। यहाँ तक कि मेड्स भी उस पर गुस्सा निकालती हैं क्योंकि उन्हें एक ऐसी प्रिंसेस की देखभाल करनी पड़ रही है जिसे कोई पसंद ही नहीं करता। एथी यहाँ मना करती रहती है कि ये वो नहीं है, बस एक इल्यूजन है। तब उसकी दूसरी सेल्फ उसे और ज्यादा सच दिखाती है। उस पल को जब उसके पेरेंट्स के बीच झगड़ा होता है उसके जन्म को लेकर के और डिसाइड होता है कि क्या करना है। उसकी दूसरी सेल्फ उस पर अपनी माँ की मौत का ब्लेम डालती है। कहती है कि उसके पापा ने कभी उसे माफ नहीं किया और उससे भी बुरा उसने ब्लैक मैजिक का यूज किया ताकि उसके पापा उससे प्यार करें। वो एक इंसिडेंट याद दिलाती है जब एथी अपने पापा को चॉकलेट देना चाहती थी लेकिन जेनेट ने पहले टेस्ट कर लिया था और उसमें जहर निकला। एथी कहती है कि उसे नहीं पता था कि चॉकलेट्स पॉइजन है। वो बस चाहती थी कि उसके पापा उसे देखें। फिर एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ
जहाँ एथी एक मिस्टीरियस आदमी से मिलती है जो उसे एक पोषण देता है जिससे उसके पापा उससे प्यार करेंगे। ये सब देख करके एथी कहती है बस करो, लेकिन उसकी दूसरी सेल्फ उसे टॉर्चर करती रहती है। उसे स्टूपिड कहती है विलन पर भरोसा करने के लिए। वो पूछती है कि क्या उसे अभी भी लगता है कि उसका फ्यूचर हैप्पी होगा। एथी कहती है कि मैं फ्यूचर बदल सकती हूँ, लेकिन जैसे जैसे एल्गी उसे घेर रही होती है उसकी दूसरी सेल्फ कहती है कि डेस्टिनी पहले से ही डिसाइड हो चुकी है और उसकी सारी कोशिशें बेकार है। एथी हार नहीं मानती। तब उसकी दूसरी सेल्फ उसके पापा का दिल दिखाती है, बिल्कुल खाली। कहती है कि चाहे तुम जितना ट्राई कर लो वो कभी तुमसे प्यार नहीं करेगा। धीरे धीरे एथी कमजोर पड़ने लगती है। बाहर से लूकस कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन एल्गी एथी को पूरी तरह लपेट लेती है और वो एक ककून में सील हो जाती है। बेहोशी के बीच एक आवाज उसके दिमाग में गूंजती है, कहीं सुनी हुई सी। इसी वजह से एथी हिम्मत जुटा करके ब्लैक मैजिक तोड़ देती है। आंखें खोलते ही वो देखती है उसकी माँ आसमान से नीचे आ रही है। डायना उसके पास आकर के उसे प्यार से चूमने लगती है, जिससे एथेनेसिया शर्मा जाती है। वो पूछती है कि क्या वो सच में उसकी माँ है। डायना उसे जोर से गले लगा लेती है और कहती है कि उसे लगा नहीं था कि वो कभी उसे गले भी लगा पाएगी। वो बताती है कि हाँ वो उसकी माँ है और वो इसलिए आई क्योंकि वो खतरे में थी। एथेनेसिया रोते हुए कहती है कि वो हमेशा उससे मिलना चाहती थी। वो अपने नाइटमेयर्स और डर के बारे में बताती है तो डायना कहती है कि वो सपने नहीं थे, वो असली यादें थी। वो बताती है कि एथी पहले से ही इस दुनिया की ओरिजिनल टाइमलाइन में जी चुकी है। सब कुछ तब शुरू हुआ जब उसे ब्रिज से धक्का दे दिया गया था और तुमने टाइम को वापस घुमाया अपने जन्म के दिन तक ताकि फ्यूचर बदल सको। तब एथी को समझ आता है कि बचपन से जो ड्रीम्स आते थे वो असल में उसकी मेमोरीज थी। फिर भी क्लॉड का दिल अभी भी पूरी तरह नहीं खुलता। एथेनेसिया माफी मांगती है कि वो ये नहीं कर पाई। डायना कहती है कि इतनी भारी डेस्टिनी होने के बावजूद भी उसने बहुत अच्छा किया। वो बताती है कि वो हमेशा अपनी मैजिक के थ्रू उसकी प्रोटेक्शन करती रही, लेकिन अब एथी खुद कंट्रोल कर सकती है। ये डायना कहती है कि तुम सील तोड़ सकती हो और क्लॉड को जगा सकती हो। एथी डाउट करती है तो डायना उसके माथे पर किस करती है और कहती है कि मुझे भरोसा है। एथी एक विंडो खोलती है जहां वो अपने पापा के साथ बिताए सारे पल और इस नई टाइमलाइन में मिले लोगों को देखती है। आखिर उसकी मैजिक पूरी तरह रिलीज हो जाती है। जाते जाते डायना कहती है कि इन वार्म यादों को कभी मत भूलना और याद रखना कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी। एथी उनका शुक्रिया अदा करती है और प्रॉमिस करती है कि अब से वो लाइफ में कभी गिव अप नहीं करेगी। बाहर से लूकस महसूस करता है एक बहुत ही पावरफुल मैजिक और समझ जाता है कि एथी ने सील तोड़ दिया है। अब एथी एक एंजल की तरह दिखाई देती है जो बो और एरो बना रही है और ऊपर मैजिक सर्कल्स क्रिएट हो रहे हैं। वो इन सिंबल्स के बीच से शूट करती है और लाखों एरोज बैरियर पर पड़ते हैं। क्लॉड अंदर से देखता है कि कैसे बैरियर टूट रहा है और फाइनली उसे अपनी बेटी दिखाई देती है। एथी कहती है कि ये बुरा सपना अब खत्म हो गया पापा और हमें वापस घर जाना चाहिए। बैरियर के कुछ पीसेज उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन एथेनेसिया उन्हें भी डिस्ट्रॉय कर देती है। क्लॉड उसे देखकर वो सारी यादें देखता है, कैसे उसने एथी को बड़ा होते देखा। उसे समझ आता है कि जो दिन गुजरे वो बहुत ही प्रीसियस थे और जानता है कि डायना भी यही चाहती थी कि वो खुश रहे। आखिर में क्लॉड उसे अपनी बेटी मान करके एक्सेप्ट कर लेता है। एथी मुस्कुराते हुए उसे हाथ से पकड़कर ऊपर उठाती है। दोनों फ्री हो जाते हैं, लेकिन बेहोश होकर गिर पड़े थे। थोड़ी देर बाद एथी गार्डन में उठती है, कंफ्यूज होती है और आसपास देखती है। लूकस वहां आता है और कहता है क्योंकि मैं तुम्हें जगा नहीं पाया तो सोचा तुमसे मिलने तुम्हारे सपने में आ जाऊं। एथी पूछती है अपने पापा के बारे में तो लूकस कहता है कि वह पैलेस में है और अप्रिशिएट करता है कि उसने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन मेरी सारी माना खत्म हो गई थी इसलिए मैं अपनी नॉर्मल फॉर्म में वापस आ गया हूँ। एथी चिंता करती है पर लूकस कहता है कि सब ठीक है, लेकिन असली प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं हुई है, उसे अभी भी सब पता करना है। वो बताता है कि पहले वो टावर में सिर्फ मैजिक स्टडी करता था पर अब उसके साथ एथी है, उसकी पहली दोस्त, लेकिन अभी भी वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि उसे प्रोटेक्ट कर सके, इसलिए उसे जा करके खुद पर और काम करना पड़ेगा। लूकस उठता है और एथी से कहता है अपना ख्याल रखने। एथी उसे रोकने की कोशिश करती है कि मेरे मन में बहुत से सवाल हैं, लेकिन वो चला जाता है ये कहते हुए कि मेरा इंतजार करना। एथी वापस अपने रूम में उठती है और फेलिक्स और लिली उसे देखते हैं। लिली कहती है कि वो 10 दिन तक सो रही थी, पर एथी तो उठते हैं अपने पापा के बारे में पूछती है। फेलिक्स और लिली कहते हैं कि अभी भी वो कोमा में है। एथी तुरंत जाकर के उन्हें देखती है और अपना माना ट्रांसफर करने लगती है। मैजिक के थ्रू क्लॉड जाग जाता है। जब एथी पास जाती है पूछने के लिए कि अब कैसा फील कर रहे हैं, क्लॉड उसे झाड़ देता है। फेलिक्स उसे संभालता है, तभी क्लॉड पूछता है तुम हो कौन, क्या तुम मुझे मारने आई हो? ये सब सुनकर एथी सदमे में आ जाती है। रात को वो लूकस को लेटर लिखती है जिसमें बताती है जो सब कुछ हुआ, कैसे उसके पापा को अब वो याद नहीं, सिर्फ फेलिक्स और लिली की वजह से उन्होंने मुझे जिंदा छोड़ा है, इस शर्त पर कि मुझे कहीं आने जाने न दिया जाए। लेटर में वो पूछती है कि मेमोरी लॉस क्यों हुआ
और रिचुअल में प्रॉब्लम क्यों हुई थी। लेटर मैजिक के थ्रू बटरफ्लाई बनकर लूकस तक जाता है जो अपने माना को रिस्टोर करने हिमालय आया है और फाइनली उसे वर्ल्ड ट्री मिल जाता है। यहाँ तक एनिमे एडेप्टेशन खत्म होता है और अब आगे की स्टोरी हम मांगा से देखने वाले हैं। सीन शिफ्ट होता है जहाँ फेलिक्स कहता है महाराज वो सही में आपकी बेटी है। क्लॉड कहता है तुम फालतू बात करने से थकते नहीं हो क्या फेलिक्स। फेलिक्स बोलते रहता है कि ये फालतू नहीं है, वो आपकी इकलौती बेटी है और लगता है पुरानी बातें याद दिलाने। क्लॉड कहता है फेलिक्स अब तुम मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहे हो। ओह ये सर दर्द भी पता नहीं तब से क्यों हो रहा है। फेलिक्स क्लॉड का हाथ पकड़ कहता है मैं बताता हूँ क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने राजकुमारी को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाई थी और मैंने ऐसे ही आपको रोका था। क्लॉड कहता है मैं 10 दिन से बेहोश रहा, अपनी जान दांव पे लगाई एक बच्ची के लिए, नामुमकिन। हाँ मेरा भाई ये सुनेगा ना तो कब्र में से उठ के मेरे पे हंसेगा। फेलिक्स वो सारे कागजात दिखाता है जो पिछले 9 सालों में इस देश के लिए उसने किए हैं। फेलिक्स मेरा सर सही में बहुत तेज दर्द कर रहा है। वैसे ये मेरे ऑफिस में चेयर किस लिए है। फेलिक्स कहता है कि ये आपने ही प्रिंसेस के लिए यहाँ रखी है ताकि वो यहाँ पे बैठ के आपको काम करते देख सके। देखिए ध्यान से देखिए, शायद इससे आपको कुछ याद आए। क्लॉड कहता है क्या बकवास है। इधर हम मस्त एथी को पढ़े हुए देखते हैं कहते हुए कि हाँ मैं ऐसी जिंदगी गुजार रही हूँ, मैंने क्यूट एक्ट किया, नाइस एक्ट किया, मैंने कर्म करे, पर किस लिए, इसलिए मैं तो उन्हें याद भी नहीं हूँ। उन्होंने बोला है कि जब तक मैं उनके सामने ना आऊँ वो मुझे नहीं मारेंगे, पर ऐसे जीने से भी क्या फायदा। उधर क्लॉड पूछता है फेलिक्स ये बाहर बिल्डिंग कैसी है। फेलिक्स कहता है कि वो लाइब्रेरी है जो अपने राजकुमारी के लिए 3 साल पहले बनवाई थी। क्लॉड कहता है मैं ऐसी ऑर्डर्स दे ही नहीं सकता। फेलिक्स कहता है महाराज आप बस भूल गए हैं राजकुमारी से सारी रिलेटेड बात। क्लॉड कहता है फिर तुम बकवास करने लगे। वो उस लाइब्रेरी की तरफ चल देता है। गार्ड्स उसे ग्रीट करते हैं और पूछते हैं क्या राजकुमारी भी आई हैं। ये सुनते ही क्लॉड मुंह घुमा गार्डन की ओर चल देता है। इधर एथी को जेनेट ने कई लेटर्स भेजे थे कि वो कैसी है, वो उसे मिलना चाहती है। उसे बुरा लगा जान के एथी सोचती है कि मेरे और डैड की कंडीशन उसे कैसे पता चली। इधर क्लॉड गार्डन में बहुत सारे गुलाब के फूलों को देख फेलिक्स की तरफ फिर से देखता है। फेलिक्स उसके कानों में आके कहता है हाँ ये सभी भी आपने राजकुमारी के लिए ही लगवाए थे ताकि आप दोनों यहाँ टी पार्टी कर सके। क्लॉड अब गुस्से से जाने बढ़ता है। फेलिक्स उसका हाथ पकड़ कहता है महाराज आपने बहुत सारी और भी ऐसी चीजें की हैं अपनी बेटी के लिए, आप कहें तो मैं वो सारी चीजें आपको दिखा सकता हूँ। क्लॉड गुस्से से कहता है फेलिक्स वो कहता है कि आप बेशक गुस्सा हो लेकिन ये सारी चीजें आपने ही की हैं जिसे आप बदल नहीं सकते। और थोड़ी देर दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहते हैं। इधर एथी और जेनेट लेटर खेलते हैं। जेनेट ने बताया होता है कि उसकी आंटी जिसे उसने एक बार बचपन में देखा था वो आपके महल आने वाली है। इधर क्लॉड अपने रूम में आकर कहता है तुमने आज अपनी बातों से मुझे बहुत थका दिया फेलिक्स। वो कहता है कि मुझे हर समय आपके साथ रहना होगा महाराज, आपकी याददाश्त जो चली गई है। क्लॉड कहता है हाँ पर कपड़े चेंज करना याद है मुझे। तभी उसकी नजर कुछ ड्राइंग्स पर पड़ती है और क्लॉड पूछता है अब ये सब क्या चीज है, क्या किसी तरह की तलिस्मान है। जो देख फेलिक्स खुश होकर कहता है वाह आपने ये सारी ड्राइंग संभाल के रखी हैं, ये तो राजकुमारी की बचपन की हैं और आपने इस पर प्रिजर्वेशन स्पेल भी कास्ट किया हुआ है। क्लॉड कहता है क्या ऐसा क्या खास है इसमें जो मैंने इस पे अपना प्रिजर्वेशन स्पेल कास्ट किया हुआ है। फेलिक्स कहता है मुझे समझाने दीजिए, ये पहली ड्राइंग जब राजकुमारी 5 साल की थी तब उन्होंने आपको दी थी, दूसरी 8 साल पे, तीसरी 9 साल पे। क्लॉड कहता है या तो तुम पागल हो गए हो फेलिक्स या मुझे कर रहे हो। अच्छा और भी कुछ वाहियात मेमोरीज दिखानी है क्या तुम्हें। फेलिक्स कहता है कि आपको वो तस्वीर देखनी चाहिए जो आपने रॉयल पेंटर को बुला करके बनवाई थी और तब उसे दिखाता है वो पेंटिंग जिसमें वो एथी के साथ है। क्लॉड उसमें अपनी शक्ल देख के हैरान हो जाता है, एक जेंटल स्माइल, मैं कब ऐसा बना। वो याद करता है कि बचपन से लेके उसके बड़े होने तक एक्सप्रेशन नहीं बदले, लेकिन ये तस्वीर ये तो कुछ और ही बयां कर रही है। वो काफी गुस्से से कहता है कि वो लड़की जरूर कोई विच है, मुझे उसे बुला के मार डालना चाहिए। तभी अचानक से उसका सर दर्द करता है और एक आवाज सुनाई देती है एथी की, पापा मेरी एक विश है कि जैसे बाकी रॉयल फैमिलीज की तस्वीरें होती है ना वैसे हमारी भी आप एक पोर्ट्रेट बनवाएं। क्लॉड कहता है कि मुझे इन सब के बारे में नहीं सोचना चाहिए, ये सब अब मुझे परेशान कर रहा है, मुझे जल्द ही इससे बाहर निकलना होगा। और उस दिन से क्लॉड की रातों की नींद उड़ गई। सीन शिफ्ट होता है जहाँ एथी अकेले बैठी चाय पी रही होती है। इधर क्लॉड लेटा हुआ कहता है मेरा चैन वैन सब उजरा। तभी उसे लेडी डायना की याद आती है, बोलते हुए कि मुझे उम्मीद है कि आप इसे भी उतना ही प्यार करेंगे योर मैजेस्टी। क्लॉड कहता है कि तुम ऐसे एक तरफा फैसला नहीं ले सकती, मैं उसे नहीं प्यार करूंगा, अगर तुम्हें उसकी इतनी ही चिंता है तो तुम मरती नहीं। डायना के चेहरे पे एक सैडनेस वाली स्माइल थी और क्लॉड उसे पकड़ते हुए कहता है नहीं मत जाओ। डायना धीरे धीरे वेनिश होने लगती है। क्लॉड कहता है कि इसीलिए मुझे ये इमोशंस पसंद नहीं है,
ये बस इंसान को कमजोर बनाते हैं। अचानक से वो इस सपने से उठ के बैठ जाता है। आज क्लॉड को दरबार में सब बर्थडे विश करते हैं, पर उसकी तो आंखें नहीं खुल रही थी। फेलिक्स देख सोचता है कि आखिर महाराज कितने दिनों से नहीं सोए। तभी कोई कहता है, वैसे राजकुमारी एथेनेसिया आज का बैंक्वेट नहीं अटेंड कर रही क्या? हम उन्हें बहुत मिस कर रहे हैं। ये सुनते ही क्लॉड की आंखें खुल जाती हैं और वो आदेश देता है कि वो लड़की को दरबार में पेश किया जाए। सैनिक आके महाराज का आदेश सुनाता है तो लिली तुरंत पूछती हैं कि आज महाराज को एथी से क्या काम आ गया, पर सैनिक सिर्फ इतना बोलते हैं कि हमें हुक्म मिला है। एथी दरबार में आती है, सामने कोल्ड हार्टेड क्लॉड उसे घूर रहा होता है। तभी एक सैनिक उससे बोलता है कि अपने घुटनों पे बैठ जाओ। सभी लोग हैरानी से देखते हैं कि ये क्या हो रहा है। क्लॉड कहता है, एथेनेसिया, मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया, पर तुम अब मेरे दिमाग के साथ खेल रही हो। मेरा जीना हराम कर रखा है तुमने। तुम्हारे साथ क्या किया जाए? पूरे दरबार में सन्नाटा हो जाता है। फेलिक्स कहता है, महाराज शांत हो जाइए। क्लॉड मुड़कर कहता है, फेलिक्स रुबाने, क्या तुम बगावत करना चाहते हो? तभी वो उस इंसान को बुला पूछता है, ये लड़की जो सामने झुकी हुई है क्या लगता है, कौन हो सकती है? वो कहता है, ये राजकुमारी एथेनेसिया है, ओबेलिया एम्पायर की राजकुमारी और आपकी बेटी। क्लॉड कहता है, बिल्कुल गलत, ये कोई मेरी बेटी ये राजकुमारी नहीं हो सकती। ये बस कोई चालाक अपराधी है और कुछ नहीं। भीड़ में एजिक्वेल भी होता है और हैरानी से सोचता है कि ऐसा भी क्या हो गया इन दोनों में। क्लॉड कहता है, मैंने डिसाइड किया था, दूसरी बार जब भी ये मेरे सामने आएगी मैं इसे मार दूंगा। इस टाइम वो पूरा कोल्ड आइसी स्टैचू लग रहा था, जिसके शरीर में खून ही नहीं बह रहा हो। एथी सोचती है कि ये बिल्कुल अब बुक जैसी चीजें हो रही हैं। तभी क्लॉड कहता है, मेरा सारा मूड खराब हो गया। आज के दिन मैं कोई खून खराबा नहीं करना चाहता। इस बैंक्वेट को यही खत्म करो और इस लड़की को उठा के महल के बाहर फेंको। जैसे ही गार्ड्स उसे पकड़ने आते हैं, एथी जोर से कहती है, छोड़ो मुझे, और एक तेज झटका लगता है उन्हें और वो फेंका जाते हैं। फेलिक्स और क्लॉड के साथ सभी हैरान हो जाते हैं कि एक सील्ड मैजिक। एथी कहती है, मैंने किसी को हाथ लगाने को नहीं बोला। उसे वो पल याद आते हैं जब क्लॉड ने उससे कहा था कि वो आज बहुत खूबसूरत लग रही है। एथी उठ कहती है कि मैं अपने पैरों पे जा सकती हूँ और कहती है कि मुझे नहीं लगता कि आप मेरा कांग्रेचुलेशन आज एक्सेप्ट करेंगे, पर मैं आपको बर्थडे विश करती हूँ पापा। ये कहते ही वो तेजी से बाहर की तरफ भागती है, पर आगे जाके धड़ाम से गिर जाती है। एजिक्विल उसे देखता है और उसे सैंडल पहनाते हुए पूछता है, क्या आप ठीक हैं? एथी कहती है, नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, क्योंकि महाराज मुझे भूल गए हैं और तुम्हें मेरी तरफ नहीं देखना चाहिए। उसकी आंखों में आंसू थे। वो सोचती है कि मैं अकेली थी। शुरू से ही मैंने लोगों को देखे, उनके परिवारों को देखा तो मैं लालची बन गई। मैंने ट्रिक किया अपने डैड को मुझे प्यार करने के लिए, पर क्या हुआ, मैं कुछ ज्यादा ही लालची बन गई। मुझे जो मिला वो मेरा था ही नहीं, तो उसे खोने पर भी मुझे दुखी नहीं होना चाहिए। एजिक्विल कहता है कि हाँ, मैं नहीं देख रहा, और एथी यही सोचते हुए खूब रो रही होती है। इधर क्लॉड दरवाजा तोड़ते हुए अपने रूम में आकर कपड़े उतारता है। उसे समझ नहीं आता कि क्यों उसे ऐसा लग रहा है जैसे उसने कुछ खो दिया हो, और उसका सर दर्द और बढ़ जाता है।